नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 मैथ साइंस है, इस 6 to 8 के मैथ साइंस में एक हमें जहाँ तक लग रहा है कि इन प्रश्नों को भी कर लेना चाहिए, जो कि बिहार बोर्ड में चल रहे हैं 6 से 8 में जो किताबें हैं उनके पीछे के जो MCQ हैं उनको भी हमें कर लेना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रख कर के आज छोटे से वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा जो भी 6 से 8 तक के पीछे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम करा दें। तो जल्दी से आइए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 कक्षा 6 विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी सी समस्या हो सकती है, रोड के पास थोड़ा सा मतलब आवाज़ें आ सकती हैं गाड़ी मोटर के, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। वैसे तो कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर आवाज़ सुनाई पड़े। पहला क्वेश्चन है, भोजन कहाँ से आता है? तो हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पौधों से, जीव जंतुओं से, दोनों से। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा, जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं वे जंतु कहलाते हैं। जो पौधे और उसके उत्पाद को लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पौधे और जंतु ग्रहण करते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। तो पौधे और जंतु दोनों ग्रहण करते हैं तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन आपका, ये हो गया अध्याय 2, भोजन में क्या क्या आता है? हमारे भोजन में क्या क्या आना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से सभी, तो सभी होनी चाहिए। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ नहीं मिलते तब उस स्थिति में क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। पीले रंग के गूदेदार फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पीले रंग के गूदेदार, देखिए बाकी तो कर लेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को अगर आपको करना है तो इसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम कंपटीशन के एग्जामों में नहीं करते हैं। तो पीले रंग के गूदेदार फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग आपको पता है, घींगा रोग है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, मतलब आँखों के लिए है, रतौंधी मतलब आँखों के लिए, विटामिन ए सही है। अब बात कर लेते हैं पीले वाले रंग के लिए। तो पीले रंग के आम में या पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है। और उसमें आम एक ऐसा फल है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। आम में 20% तक डीवी होता है। फल या सब्जी जो नारंगी या गहरे हरे रंग के होते हैं उनमें कैरोटीन अधिक होता है, उनमें विटामिन ए होता है। ठीक है। अब आयोडीन की कमी से बात करें तो थायराइड ग्रंथि द्वारा इस हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसे गलकंड या घींगा रोग कहा जाता है। ठीक है। और ये हो गया आपका विटामिन और अध्याय 1 और अध्याय 2। अब बात कर लेते हैं आपका अध्याय 3, तंतु से वस्त्र तक। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, कपास के पौधे किस मिट्टी में उगाए जाते हैं? तो कपास के पौधे काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? बताइए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि ये भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेना चाहिए। क्यों ना, खाली समय है आपका तो आप बैठे हैं, इस वीडियो को चला दीजिए, आपका ये हो जाएगा श्रृंखला। तो जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है आपको बताना है। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशा है आपका और उसको धागा में बदलना है आपको, तो धागा में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तंतु को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और रेशा से अगर धागा बनाना है तो उसको कताई कहते हैं। जूट की जो खेती होती है उसको आपको वर्षा की खेती में होती है, वर्षा ऋतु में होती है। कपास के पौधों के लिए आपका काली मिट्टी बताएं हम आपको। तो भारत में कपास की फसल, इसका उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाई जाती है। किस में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार और नकदी फसलों में से एक है। यह देश की औद्योगिक और कृषि व्यवस्था में या अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। जूट को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जूट को पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। नेक्स्ट है, रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। चौथा है नेक्स्ट, प्रकृति जैसे पौधों और पशुओं से प्राप्त सभी प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, लिनेन हो गया, रेशम हो गया। अध्याय 4 की बात करें, विभिन्न प्रकार के पदार्थ।
पहला क्वेश्चन अध्याय 4 का जो दिया हुआ है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुएं अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई पड़ती हैं उनको बोलते हैं पारभासी बोलते हैं। पानी पर तैरने वाली वस्तुओं को हल्की होती हैं। इनमें से कौन से घुलनशील गैस हैं, कौन सी जल में घुलनशील है? देखिए अब ये कहाँ से आएगा, ये आपको पिछले मानते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन तो सरल हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप कंपटीशन में नहीं करते होंगे। तो निम्न में से कौन से जल में घुलनशील गैस है? तो ऑक्सीजन वाकई जल में घुलनशील होता है। H2O में देखिए ना, पानी में ऑक्सीजन घुलनशील होता है। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती हैं, ये तो हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो घुलनशील वाला देख लिए और ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है पृथक्करण। पदार्थों को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? उनको चुनना कहलाता है, छानना होता है, वाष्पीकरण होता है। इनमें से सभी से आप पदार्थों को अलग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग किया जाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं घुलनशील कहलाते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम आपको बता दें, आपका अध्याय 4 है, अध्याय 6 है पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की वैसे तो आप जान ही रहे हैं 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अब आपको बताएं कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं नहीं 5 अवस्थाएं हो चुकी हैं। ठोस, द्रव, गैस, बोल्ट्जमैन और एक होता है आपका प्लाज्मा। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। और एक होता है बोर आइंस्टीन होता है, और फिर उसके बाद बोस आइंस्टीन होता है, और दूसरा होता है प्लाज्मा, एक ठोस, द्रव, गैस। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। दूध को दही में बदलना कैसा कहलाता है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन का चैप्टर हमने आपको बताया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ मतलब सामान्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल ही है जो कि तीनों अवस्था में आपको मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेड़ पौधों की दुनिया, अध्याय 7। पेड़ पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पेड़ पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये 3 वर्ग हैं पेड़ के। ठीक है। अब एक झाड़ी एक छोटे से मध्यम आकार के 12मासी लकड़ी का पौधा है। झाड़ियाँ पर्णपाती सदाबहार हो सकती हैं। पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ जो होता है वो लंबे होते हैं, वो भी 12मासी होता है। पेड़ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। बरगद के पेड़, आम के पेड़, ये सब पेड़ हैं। नेक्स्ट है जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और एक झकड़ा जड़ होता है। मूसला और झकड़ा जड़। एक बीज पत्री पौधों में मूसला जड़ अल्पजीवी होती है। इसके स्थान पर तने के आधार से अनेक समान मोटाई की जड़ें निकलती हैं। इनको जकड़ा जड़ कहते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। ठीक है। फूलों से जान पहचान। फूलों से जान पहचान में पहला है, फूलों के नर भाग को क्या कहते हैं? फूलों के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। फूलों के मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है। स्त्री केसर होते हैं और पुंकेसर होता है। ऐसे फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं वो द्विलिंगी कहलाते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम आपको बताएं फूलों के, इसका उत्तर थोड़ा सा हम जो है उसका व्याख्या देख लेते हैं। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। इसमें परागकोश होता है, तंतु होते हैं। परागकोश परागकणों का निर्माण करता है। तंतु एक डंठल जैसा संरचना होता है। दूसरा था फूलों का मादा भाग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। मादा भाग में अंडाशय होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है। अंडाशय में एक या अधिक अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक या अंडा एक बीजांड में बनता है। नेक्स्ट था नर और मादा युग्मक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं। यह परागण की प्रक्रिया में माध्यम से होता है। तीसरा था वह पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर होता है उसको एकलिंगी बोलते हैं, और जिसमें दोनों होता है उसको द्विलिंगी बोलते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, क्लास 6 का, फिर क्लास 7 का करेंगे। ठीक है। अध्याय 9 क्लास 6 का चैप्टर है जंतुओं में गति। पहला, शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। या तो जोड़ भी कह सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों। और शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। तो कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है।
निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो सांप है, केचुआ है, तो केचुआ मिट्टी खाता है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संधि एक जोड़ है जो कंकाल तंत्र में अस्थियों के बीच होते हैं। संधि गति करने में सहायता करती है। संधि हमारे कंधों को घुमाने, घुटनों और कोहनियों को मोड़ने और गर्दन को हिलाने में हमारी मदद करता है। कंकाल तंत्र था जो शरीर के मुख्य ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह उपास्थि और संधियों से जुड़ी सभी अस्थियों और ऊतकों का संयोजन है। कंकाल तंत्र को अच्छी और उपांगीय तंत्र में भी विभाजित किया गया है। एक वयस्क में 206 अस्थियां होती हैं। केचुए सर्वभक्षी हैं, लेकिन सामान्यतः वो अपने पारंपरिक भोजन ही ग्रहण करते हैं। ये 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। अध्याय 7 सजीव और निर्जीव। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच का परस्पर क्रिया को एक उदाहरण है? तो यह एक है आपका जल चक्र जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच का परस्पर उदाहरण है। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किस भाग से होते हैं? तो वो होते हैं आपके नागफनी के पौधों में आपके प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होते हैं? तो ये आपके तने से होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो शायद वो मुश्किल पड़ सकते हैं हम लोगों के लिए। पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। निम्न में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो वह छुई मुई पौधा है। नेक्स्ट हम आपको बता दें, इसका हम उत्तर देख लेते हैं व्याख्या, जिसमें हमें और भी क्वेश्चन शायद मिल जाए। जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति को दर्शाता है। यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल हैं। तरल जलवाष्प में वाष्पित हो जाता है, बादलों के रूप में संघनित हो जाता है और बारिश और बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी पर अवक्षेपित हो जाता है। यह निर्जीव घटकों के साथ सजीव घटकों की भी परस्पर प्रक्रिया है। नागफनी एक मरुस्थली टाइप का पौधा है। मरुस्थली पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। चाहते भी है कम पानी बाहर की तरफ जाए, क्योंकि एक तो वैसे भी मरुस्थल में रह रहे हैं, पानी की कमी है, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम कर लें जिससे या तो कांटों से प्रकाश संश्लेषण हो, तनों से प्रकाश संश्लेषण हो। पत्तियां उसमें नहीं पाई जाती हैं, अक्सर मरुस्थली पौधों में देखेंगे आप। तो नागफनी के पत्ती जैसे संरचना वास्तव में इनका तना ही होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही हो जाता है। तना एक छोटा मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिलती है। तीसरा क्वेश्चन था, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हरी पत्तियों में मौजूद हरित लवक की सहायता से सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। चौथा है क्वेश्चन था, कंपानुकुंचन या स्पर्शानुकुंचन किसी पौधे व कवक की स्पर्श या कंपन की अनुकुंची प्रतिक्रिया है। छुई मुई पौधों की पत्तियां मिमोसा मुंडिका छूने पर मुड़ जाती हैं, क्योंकि पत्तियों का स्फीत दबाव बदल जाता है। ठीक है। अध्याय 11 सजीवों में अनुकूलन। ऊंट निम्नलिखित में से किस परिवेश में पाए जाने वाला जंतु है? तो ये बड़ी ही सिंपल है, मरुस्थलीय है। धारा रेखी जो शरीर होते हैं वो किसके होते हैं? मछलियों के होते हैं। हमें श्वास लेने में कठिनाइयाँ होती हैं। कहाँ पर जाते? पर्वतों की जगह पर जब जाएंगे तो वहाँ पर समस्या होती है, क्योंकि हम उसके लिए हमारे शरीर अनुकूल नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अध्याय 12 दूरी मापन एवं गति। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है कि किलोमीटर होता है कि मीटर? तो आंसर है मीटर। एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो क्या होता है? निश्चित समय में तय की गई दूरी जो होता है वो चाल कहलाता है। निश्चित समय में तय की गई दूरी जो है वो चाल कहलाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश गमन करता है, सीधी चलता है। दर्पण में बनते हैं, क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताया। अध्याय 14 की अगर बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा इस पर गौर करें, इसके क्वेश्चन के उत्तर पर अगर बात करें तो समतल दर्पण, क्वेश्चन था प्रकाश से संबंधित, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखिएगा, केवल आभासी प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए तो आभासी में उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस जो है वो केवल और केवल आभासी प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है।
अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, गाड़ियों में, कार में जो पीछे का हमें अगर दृश्य देखना होता है तो ड्राइवर के पास में जो लगा होता है मिरर होता है, वो जो दर्पण लगा होता है वो अवतल टाइप का होता है कि उत्तल होता है, उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक भी बनता है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपको बताना है वो अवतल दर्पण होता है कि केवल उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है आपको कि बल्ब जलाओ जगमग जगमग, अध्याय 14 है। बल्ब के आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था कि एल्वा एडिसन ने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो टंगस्टन की बनी होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर को 1878 में किया था। 14 अक्टूबर 1878। देखिए ये सब चीज़ें पता नहीं, पूछ ले तो पता ही नहीं चल पाएगा, इसीलिए कर लेना जरूरी है। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक मिश्र धातु होती है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं जलता। ठीक, और लास्ट है अध्याय 15, चुंबक है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर अध्याय 7 के प्रश्नों को हम लोग क्लास 7 के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा बन जाए इसीलिए। तो ये है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय कहलाते हैं। जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। केवल लोहा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, उसके साथ निकिल और कोबाल्ट भी है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव के में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के लिए नियम है यह है कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं कक्षा 7 के चैप्टर के साथ BPSC के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।